हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस। 10 मिनट बायोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। सबसे पहले बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं? ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट जिनको हम पेस्ट को मारने के लिए यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं बायोपेस्टिसाइड। क्राइजीन क्या होता है? इसके लिए क्राइजीन का उपयोग किया जाता है। क्राइजीन मतलब क्रिस्टलाइन जीन, इससे क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनेगी, आगे डिटेल में बताते हैं। देखो, इससे क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनती है, ठीक है। ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होती है, इंसेक्ट्स को मारने के काम में आती है। और ये कैसे प्रोड्यूस की गई थी? बेसिलस थ्यूरेंजिएंसिस द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, जो कि एक बैक्टीरिया है। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। हरित क्रांति में हम लोग ने फसलों की पैदावार को बढ़ाया, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए क्या किया? बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड ये सब यूज़ कर लिया, जिससे सॉइल पोल्यूशन और वाटर लॉजिंग वगैरह ये हो गया कॉज। अब देखिए बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, इसमें क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच हैव अल्टर्ड जीन इन देम, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जीन हमने बदल दिया है, इससे वो इम्प्रूव्ड हो गया, एडवांस हो गया, उसी को बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। जैसे बीटी कॉटन बनाया गया, बीटी कॉर्न, ट्रांसजेनिक रेड बनाया गया, ट्रांसजेनिक काऊ जिसका नाम रोजी था, ये बनाया गया। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होती है बेटा? जब किसी भी रोग का पता लगाना होता है तो आजकल बहुत एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी और पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ऑटो रेडियोग्राफी, इन्हीं को बोलते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जिससे हमें रोगों का पहले ही पता लग जाता है। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है बेटा? ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम लोग क्या करेंगे? पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाएंगे, यानी प्लांट अपने आप को खुद ही बचा लेगा किसी भी पैरासाइट से। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम एक ऐसा प्लान करते हैं कि एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए तैयार कर देते हैं, और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या करता है? पैथोजेंस के जो एमआरएनए है उसको जाके काम करने से रोक देता है, इसको बोलते हैं साइलेंसिंग, ठीक है। और काम कर देने को, रोक देने को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए ने इंटरफेरेंस किया, किसके आरएनए ने इंटरफेरेंस किया? प्लांट के। किसको इंटरफेयर किया? एमआरएनए और पैथोजन को, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं साइलेंसिंग। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या होता है बेटा? इसमें हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे और बहुत सारा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करेंगे, जिससे सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी और पैदावार भी बढ़ती जाएगी, मतलब बिना किसी नुकसान के पौधे को हम ग्रो करा सकते हैं। जीएम क्रॉप वही होते हैं जो एडवांस हो गए। क्यों बनाते हैं? ताकि ये एबायोटिक स्ट्रेस को झेल सके, जैसे बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, तो झेल सके इसको। बरसात में भी पौधा खड़ा रहे, गिरे नहीं, आंधी वगैरह आ जाए, पौधा सही से रहे। रिड्यूस डिपेंडेंस अपॉन द केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल पर जो है भरोसा हमें कम करना है। पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस को रोकना है, और मिनरल के यूजेस को एफिशिएंट करना है, और न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना है। जैसे गोल्डन राइस में हम लोग ने विटामिन ए को बढ़ा दिया। अब देखो बेटा, कई फील्ड में यूज़ किया गया, एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ किया गया, बायोटेक्नोलॉजी का मेडिकल फील्ड में यूज़ किया गया, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए यूज़ किया गया, सोशल एस्पेक्ट के लिए किया गया, ठीक है। जैसे देखिए, एग्रीकल्चर में बीटी कॉटन बनाया गया, जिससे कॉटन को बचा लिया गया। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट जैसे टोबैको को बना लिया गया। जेनेटिकली और मेडिकल में जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन, जिसको हम लोग ह्यूमलिन नाम देते हैं, ह्यूमन लाइक इंसुलिन, इसलिए ह्यूमलिन नाम दिया। अभी डिटेल में देखेंगे। जीन थेरेपी करते हैं, ठीक है, जिससे जो वो है डिलीटेड जीन, उसको करेक्ट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करते हैं, वैक्सीन टेक्नोलॉजी लेते हैं, और स्टेम सेल टेक्नोलॉजी भी लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ने क्या किया? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में हम लोग ने ट्रांसजेनिक रैट बनाए या माइस बनाई। 95% जो एनिमल है वो यही है। और काऊ बनाया, जिससे मिल्क में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी। पिग बनाया, जिससे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर सके। सीप वगैरह बनाई, जिससे और भी हमें बेनिफिशियल प्रोडक्ट मिल सके। सोशल एस्पेक्ट में बेटा पेटेंट लॉ पढ़ना पड़ेगा और बायोपायरेसी पढ़ना पड़ेगा। बीटी कॉटन क्या होता है? बेसिलस थ्यूरेंजिएंसिस के पास एक जीन होता है जिसको बोलते हैं क्राइजीन। क्राइजीन क्राई प्रोटीन बनाती है, और ये प्रोटीन टॉक्सिक होती है। और इससे इससे क्या होता है? जब भी कोई लार्वा के अंदर ये प्रोटीन जाता है तो ये क्या होता है? उसके पेट में एल्कलाइन मीडियम मिल जाता है। जैसे ही एल्कलाइन मीडियम मिलता है, ये इनएक्टिव प्रोटीन एक्टिव हो जाती है और ये इनको किल कर देती है। जैसे टोबैको बर्डवॉर्म, आर्मी वॉर्म और बीटल्स और फ्लाइज इनको किल कर देती है। तो बीटी टॉक्सिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसीलिए उसको प्रोटॉक्सिन कहते हैं। जैसे ही एक इंसेक्ट के गट में गया, तुरंत इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था पीएच कैसा हो जाएगा? एल्कलाइन। अब फाइनली ये सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा। पहले कैसा था? क्रिस्टलाइन फॉर्म में, अब सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा? अब इनकी स्वेलिंग कॉज कर देगा मिडगट में। मिडगट में जैसे स्वेलिंग कॉज करेगा तो क्या हो जाएगा? लार्वा इवेंचुअली मर जाएगा। फिर देखो, बीटी टॉक्सिन जीन ये कहाँ से निकालते हैं? बेसिलस थ्यूरेंजिएंसिस, इसी से वर्ड आया बीटी। बीटी स्टैंड्स फॉर बेसिलस थ्यूरेंजिएंसिस। और जिस क्रॉप को बचाना है, जैसे कॉटन, उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। जैसे ये स्पेसिफिक होते हैं। क्राई 1AC, क्राई 2AB को हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया कॉटन में बॉल वॉर्म से बचाने के लिए। इसी तरह क्राई 1AB को हम लोग ने
मक्के में इंट्रोड्यूस किया ताकि हम मक्के को कॉर्न बोरर से बचा सकें, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट में आपको बताया गया एक निमेटोड है मिलोइडी गायनी इकोग्निसिया, ये टोबैको की रूट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, टोबैको की रूट को खा जाता है, ठीक है। तो निमेटोड स्पेसिफिक जीन हम लोग ने एक बनाया और प्लांट के अंदर डाल दिया। अब चूंकि प्लांट के अंदर डाला है तो प्लांट के अंदर एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल करते हैं, एनिमल के लिए मैंने बताया था रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हैं। अब जो डीएनए था जो हमने बनाया है डिज़ाइन करके, अब ऐसा बनाया है कि वो डीएनए जो है ये दो तरह का आरएनए बनाए, एक सेंस आरएनए बनाए, इस वाले से सेंस बन गया, दूसरे वाले से एंटी सेंस बन गया। क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो दोनों ही जुड़ जाएंगे, जुड़ गए तो एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। इसी डबल स्टैंडर्ड आरएनए को आरएनए आई कहते हैं। तो देखो ये लिखा है, एक सेंस बन गया, एक एंटी सेंस आरएनए बन गया, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे, दोनों डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गए, इसी को आरएनए आई कहते हैं, ठीक है। अब ये आरएनए क्या करेगा, ये आरएनए पैरासाइट के एमआरएनए को इनएक्टिव कर देगा, इसी को बोलते हैं आरएनए साइलेंसिंग। तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म बाय द प्रोसेस इज नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस, ये वाला बनना आरएनए इंटरफेरेंस कहलाता है। और जो पैरासाइट का एमआरएनए है उसको साइलेंस कर देने को, मतलब काम को रोक देने को साइलेंसिंग बोलते हैं। इसका परिणाम ये होगा कि पैरासाइट के अंदर अब प्रोटीन नहीं बन पाएगी, उसके सलाइवा में प्रोटीन नहीं बन पाएगी, जिससे वो रूट को पचा नहीं पाएगा, और टोबैको की रूट को जब पचा नहीं पाएगा तो वो भूख के मारे मर जाएगा और उस पौधे को हार्म नहीं पहुंचाएगा। जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन, इंसुलिन का आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है क्योंकि हम आपने देखा होगा हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है वो डायबिटिक है। इंसुलिन जो होता है 3 चेन से मिलकर बना होता है, चेन ए, चेन बी और चेन सी, जिसमें से चेन सी होती है वो मैच्योर इंसुलिन से रिमूव कर दी जाती है, ठीक है। एली लिली जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी, उसने 1983 में 2 चेन अलग अलग बनाई, चेन ए और चेन बी, और इसी से ह्यूमन इंसुलिन तैयार कर लिया। उसने चेन ए को बनाया, चेन बी को बनाया, फिर ज्वाइंट कर दिया और फिर कहाँ पे बनाया था, ई कोली के अंदर। चेन ए और चेन बी को जब सेपरेट किया फिर उसके बाद ज्वाइंट कैसे किया, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा। अब मैच्योर इंसुलिन बन गई, चूंकि ये ह्यूमन के जीन से ही बनी थी इसलिए इसको ह्यूमलिन भी बोलते हैं। और आप देखिएगा कभी भी आपके घरों में किसी को इंसुलिन लग रही तो लिली कंपनी है, आजकल तो बहुत आगे, बट ये सबसे लीडिंग कंपनी थी। जीन थेरेपी क्या होता है बेटा, ऐसे लोग जिनके जीन में कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया है उसे बोलते हैं जीन थेरेपी, और इससे ये हेरिडिटिकल डिजीज हो जाती है। जैसे एक जीन होता है एडा जीन की कमी से स्किड हो जाता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें ना टी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन होता है ना बी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन होता है, और आपको पता है ऐसा ना हो जाने से सीएमआई भी नहीं चलेगी और एचएमआई सेल मेडिटेटिव इम्यूनिटी भी काम नहीं करेगी और ह्यूमरल मेडिटेटिव इम्यूनिटी भी काम नहीं करेगी, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो इवन एक डस्ट पार्टिकल भी हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। ऐसे बच्चों को कंटामिनेशन फ्री जोन में रखा जाता है। पहली बार जीन थेरेपी की गई थी 1990 में एक 4 साल की छोटी बच्ची में। इसमें एडा की डेफिशिएंसी थी, क्यों, क्योंकि एडा जीन डिफेक्टिव था। अगर जीन डिफेक्टिव होगा तो यानी कि डीएनए डिफेक्टिव है तो आरएनए भी नहीं बनेगा सही से, आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन भी नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा। तो एडा एंजाइम नहीं बन रहा था, तो एडा एंजाइम चाहिए था ताकि इसका प्रॉपर इम्यून सिस्टम काम कर सके। तो इस डिसऑर्डर को, ये डिसऑर्डर होता कैसे था, जीन के डिलीट हो जाने से। एडा जीन के डिलीट हो जाने से, एडा का पूरा नाम होता है एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम बनाने वाला जीन। कुछ बच्चों में एडा की डेफिशिएंसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन द्वारा किया जाता है। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या करते हैं, बच्चों से क्या ले लिया जाता है, लिम्फोसाइट ले लिया जाता है ब्लड से, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं, उसमें फंक्शनल एडा cDNA डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, अब cDNA आपने करेक्ट करके डाल दिया तो आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से एंजाइम बन जाएगा और ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो लिम्फोसाइट था अब इनको कोई नुकसान नहीं होगा, लिम्फोसाइट को कोई नुकसान नहीं होगा। और चूंकि ये एनिमल में मेथड यूज कर रहे हैं इसलिए वेक्टर कौन सा यूज करेंगे, रेट्रोवायरस। प्लांट के लिए कौन सा यूज करते थे, एग्रोबैक्टीरियम। द लिम्फोसाइट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी ऑफ पेशेंट। अब लिम्फोसाइट को दोबारा ट्रांसफर कर देते हैं। चूंकि आपको पता है कोई भी सेल अमर नहीं है, ठीक है, तो ये सेल अमर नहीं है, इमॉर्टल मतलब अमर और नॉट का मतलब नहीं है, तो फिर मरेगी तो ये मेथड हमको बार बार यूज करना पड़ेगा, यानी लिम्फोसाइट को फिर से जेनेटिकली इंजीनियर करना पड़ेगा और फिर पेशेंट को देना पड़ेगा। फंक्शनल जीन इज इंट्रोड्यूस इनटू द बोन मैरो सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। फंक्शनल जीन को अगर हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम डाल देते तो ये परमानेंटली क्योर हो जाता है, ये जो एडा की डेफिशिएंसी है परमानेंटली क्योर हो जाती, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन थ्रू द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी से आजकल हम लोग वैक्सीन भी बना रहे हैं।
जीन फॉर एंटीजन इज आइसोलेटेड फ्रॉम पैथोजन लाइक वायरस। हम लोग जीन को पहले क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। अब जो डिजायर्ड जीन है उसको होस्ट में डाल देते हैं, जैसे ईस्ट वगैरह में। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ईस्ट में बनाई गई, सेकंड जनरेशन वैक्सीन है। एंटीजन जीन इज इनकॉर्पोरेटेड विद जेनेटिक मटेरियल ऑफ होस्ट, अब वो उसके साथ जुड़ जाएगा। अब होस्ट के अंदर वो ग्रो करेगा, ग्रो करके डिजायर्ड वैक्सीन वो अपना प्रोडक्ट बना लेगा और वो वैक्सीन इफेक्टिव हो जाएगी। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है, क्योंकि ये कोई भी जीन को इंट्रोड्यूस कर सकता है प्लांट में, एनिमल में नहीं। एंटीजन आर प्रोड्यूस इन द प्लांट, अब एंटीजन वाला जीन आपने डाला है तो प्लांट में एंटीजन बनने लगेगा। द इडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट आर कंज्यूम्ड टू गेट वैक्सीनेटेड, इडिबल पार्ट जो होता है प्लांट का वो कंज्यूम कर लिया जाता है और वैक्सीन के रूप में काम आ जाता है। एंड द ट्रांसजेनिक क्रॉप प्लांट हैज कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस द वैक्सीन एट लार्जर स्केल एंड चीपर स्केल, मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट से बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा स्केल पे प्रोडक्शन पॉसिबल आजकल संभव हो गया। ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री में ये एक्सपेरिमेंट होने भी लगा है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है, ऐसा एनिमल जिसके अंदर हम लोग ने मॉडिफाइड जीन डाल रखा है उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जीन को आइसोलेट किया जाता है, डिजायर्ड जीन को, फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर वेक्टर को लिया जाता है, उसके साथ जोड़ा जाता है, और या फिर डायरेक्टली उस जीन को ट्रांसफर किया जा सकता है। याद करिए जीन गन, बायोलिस्टिक। फिर उसके बाद अब ये जो डिजायर्ड जीन था ये वेक्टर के साथ जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम लेंगे, लाइगेज। तो देखो ये वेक्टर का डीएनए हो गया, ये डिजायर्ड जीन हो गया, लाइगेज से जोड़ दिया तो ये आरडीएनए बन जाता है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इसके बाद इसका क्या करेंगे, इसके बाद इसको इंट्रोड्यूस कर दो। कहाँ इंट्रोड्यूस करो, सेल टिश्यू एम्ब्रियो या मैच्योर इंडिविजुअल में। अब क्या होगा, अब ये प्रोडक्ट बनाने लगेगा। भाई डीएनए है तो आरएनए बनाएगा, आरएनए है तो प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन से प्रोटीन किसी न किसी रूप में काम आ जाएगी। ट्रांसजेनिक एनिमल से फायदा क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल से बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे रोजी काऊ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ है जो 1997 में बनाई गई थी, ठीक है। इसके अंदर अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन नाम का एक जीन डाला गया जिससे ये प्रोटीन बनने लगी, और ये प्रोटीन मिल्क को बहुत ज़्यादा इनरिच कर देती है, मतलब नॉर्मल काऊ की तुलना से बच्चे के लिए एक पौष्टिक आहार तैयार हो गया। दूसरा है ट्रांसजेनिक माइस, इस पे हम लोग वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्ट करते हैं, जैसे पोलियो की वैक्सीन को जो टेस्ट किया गया था इसी पे किया गया था, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसजेनिक एनिमल से टॉक्सिसिटी ऑफ सब्सटेंस या केमिकल भी टेस्ट करते हैं। चौथा क्या दिया हुआ है, स्टडी ऑफ जीन कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलप द डिजीज, मतलब कोई भी जीन किस प्रकार रोग फैलाता है इसकी स्टडी भी हम इन्हीं एनिमल पे करते हैं, और फिर उसका ट्रीटमेंट भी ढूंढते हैं, जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट, अल्जाइमर डिजीज का ट्रीटमेंट, ये सब हम लोग ने ढूंढा। दीज एनिमल आर यूज टू स्टडी द रेगुलेशन ऑफ जीन, जीन कैसे काम करता है ये भी हम इसी एनिमल में देखते हैं कि किस प्रकार हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी को कंट्रोल कर रहा है, हमारा विकास कैसे हो रहा है, ठीक है। पेटेंट क्या होता है बेटा, किसी भी चीज़ का हमारे पास कोई चीज़ मेरी है और आप उस पर आधिकारिक वो हक जता दें तो इसी को बोलते हैं पेटेंट, यानी किसी और की चीज़ पे कोई और अगर हक जता दे तो इसी को बोलते हैं पेटेंट। तो बायो पेटेंट आर ग्रांटेड फॉर द बायोलॉजिकल एंटिटीज फॉर द प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम देम। जैसे सोच के देखिए, टर्मरिक हमारे इंडिया की थी, 1995 में यूएस ने इसको पेटेंट ग्रांट कर दिया, ठीक है। मिसिसिपी मेडिकल कॉलेज ने को पेटेंट दे दिया, ये बता करके उन्होंने पेटेंट लिया था कि ये वुंड को हील कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। इंडियन साइंटिस्ट ने इसको चैलेंज किया, ठीक है, और ये बताया कि ये हम लोग सदियों से जानते हैं, इंडिया सदियों से जानता है, सेंचुरी से जानता है, तो ये पेटेंट को फिर वापस कर दिया गया। इसी तरह नीम को भी पेटेंट करा लिया गया था, नीम को भी पेटेंट करा लिया था, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस ने, मुनिच, इन्होंने पेटेंट कर दिया था, ठीक है। और फंजीसाइडल यूज ऑफ नीम ऑयल, मतलब नीम ऑयल को फंजीसाइडल के रूप में यूज किया कि नॉवेल्टी के चक्कर में क्लेम कर लिया गया था। फिर इंडियन ने क्लेम किया, इंडियन ने, वंदना शिवा और अजय फड़के, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो इसके लिए क्लेम किया। जब क्लेम किया तो फिर चैलेंज किया गया इस पेटेंट को, तो लीगल एक्शन हुआ तो फाइनली पेटेंट वापस हो गया 2005 में। इसी तरह बासमती राइस को भी पेटेंट करा लिया था। हमारे पास 2 लाख टाइप की जो है 2 लाख वैरायटी है बासमती राइस की, जिसमें 2 लाख वैरायटी है राइस की, जिसमें 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है बासमती की जो इंडिया में ग्रो कराई जाती है। और एशियन हिस्ट्री में इंडिया का नाम सबसे ऊपर आता है राइस के मामले में। सितंबर 1997 में टेक्सास जगह है, वहाँ की कंपनी ने बासमती राइस का पेटेंट दे दिया था, यूएस पेटेंट ऑफिस और ट्रेडमार्क ऑफिस से पेटेंट दे दिया था। इससे क्या हुआ, इसके बाद इंडिया और यूएस में डिप्लोमेसी हो गई, ठीक है, कूटनीति चली, फिर डिसीजन जब हुआ तो पेटेंट को टेक्सास कंपनी द्वारा लौटाना पड़ा, और इसके लिए बहुत सारा उसको पेनाल्टी भी देनी पड़ी, ठीक है। इस तरह के जो काम चल रहे थे, टर्मरिक, नीम और
बासमती सब हमारा था, उन्होंने पेटेंट करा लिया। तो इस चीटिंग को बायोपायरेसी कहते हैं, इस चीटिंग को बायोपायरेसी कहते हैं। और वो जो रूल बना लेते हैं जिस पे मौलिक अधिकार हो जाता है, वो होता है बायो पेटेंट, वो होता है बायो पेटेंट। ठीक है बेटा, तो ये मैंने करा दिया आपको शॉर्ट में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।